વડાપ્રધાન મોદી લાઈવ આવી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम दिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ, और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चला। मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की। मैंने उनको कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है, और डेमोक्रेटाइज ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था। और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा होगा, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just keeps richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money, and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है, और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में एक कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा।
आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम एआई को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। या एआई का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए। तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूं। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, मैं एआई को कहता हूं आप इन बोलियों को पकड़िए। मेरे एस्ट्रोनॉट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था, तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे, तो रोबोट से मैं बात कर रहा था। मैंने रोबोट से काफी बातें की और मैंने देखा कि और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था, और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की, तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका एआई, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं वो चाहता हूँ वो मेरे आवाज को सेंस करे, और भले ही मैं उसका नाम न बोलूं लेकिन वो मेरे से बात करे। तो उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस। तो मैं हर बार नई चैलेंज देता रहता हूँ। Yeah, it's early days in AI, and I think everyone who uses it, in the same day you're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience. So I was definitely challenging the team there. Hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision, we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. It seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है।
अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं एआई से पहले काम वो लूं जिसकी मेरी महारत हो। मेरी महारत हो और मैं थक गया हूं, सो जाऊं, वो कर लेगा, तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि तुम 5 बजे उसको फोन लगा देना, तो यही कर देगा। या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो, तो वो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना कर दूं, मेरे से टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहूं, तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा, टाइम पास कर लूंगा। In the AI world, data is so important, and yet, people have concerns, privacy concerns. How do we strike the balance there? डेटा एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, हमने उसकी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। भारत में कानूनी व्यवस्था तो की है, लेकिन लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आज हमारे देश में यूनिवर्सिटीज वगैरह सारे सर्टिफिकेट क्लाउड में रखवा देता हूँ, ताकि खर्चा भी बचता है और जो भी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। मेरे यहाँ कंप्लायंसेस की जरूरत होती थी, मेरे सारे कंप्लायंसेस की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना डेटा एक क्लाउड पर डाल दीजिए, मुझे आपका आइडेंटिटी दीजिए, मुझे जो जरूरत है मैं उसमें से ले लूंगा। तो मैं नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहा हूँ। दिनों सर्विसेज के लिए पहले करता था, अब मैं ईज ऑफ लिविंग के लिए कर रहा हूँ। Yeah, data is definitely it's going to be very exciting that we'll be able to preserve privacy and still learn a lot from the data. Like which crop should you plant? If we get all the data from the farmers without their names, so we don't invade their privacy, but giving better farmer advice, or seeing here in India, the top 10% of teachers are so good, and saying, okay, what are they doing, and how do we spread that to the other people? Or even if there's some new nutrition approach, sometimes it works and sometimes not. And so because you have the medical record, the ability to kind of track and say, okay, this is working very well, or this isn't, we can be a lot smarter without threatening individual privacy. मैं इसको दो तरह, एक हमें कॉमन मैन को भी क्वालिटी डेटा के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। हमारे डेटा में क्वालिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, डेटा ओनर को मालूम होना चाहिए कि जो मेरे से डेटा मांग रहा है वो किस काम के लिए मांग रहा है। अगर वो उसके साथ एग्रीमेंट करके उसमें से कमाई करना चाहता है तो उसको अलाउ करना चाहिए कि और पहला, उसको प्रायोरिटी रिसर्च के लिए होनी चाहिए। रिसर्च के डेटा की वैल्यू ज़्यादा ना हो, ताकि वरना रिसर्च बहुत महंगा हो जाएगा। और रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट ने भी उसको एश्योरेंस देना चाहिए कि तेरे डेटा का मैं जो उपयोग कर रहा हूँ वो इसी काम के लिए होगा, ये ग्लोबल गुड के लिए है, कॉमन मैन गुड के लिए। तो मैं मानता हूँ दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा। I think it's interesting that some of these digital systems create efficiency by getting rid of the middleman, and that's super beneficial. मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार चलाना चाहता हूँ, एज फार एज मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उसकी जिंदगी से सरकार बाहर निकल जाए, उसकी जिंदगी में सरकार की कोई जरूरत ही ना हो। जो गरीब है, जिसको सरकार की जरूरत है,
वहाँ सरकार भरपूर हो। लेकिन जिसको कोई जरूरत नहीं, बिना कारण सरकार जा करके उसको खुद ये लाओ वो लाओ ये करो वो करो करती रहती है, तो वो बंद हो जाएगा। और इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको करें। In 2015, one of the great things we did together was you came to Paris for that mission innovation. That was fantastic. Yes. क्लाइमेट के संबंध में हम दोनों के विचार एक ही प्रकार के हैं और आपने बहुत सक्रियता से भूमिका भी अदा की। तो उस समय ओबामा, आप, मैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट हम मिले थे और तब हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी हम इसको वे फॉरवर्ड कैसे ले जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से वो बात ज़्यादा आगे चली नहीं। लेकिन G20 के बाद क्लाइमेट को लेकर एक वातावरण बना है कि भाई सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी अदा करेंगे। तो जो हमने बीज बोए थे और जिसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो अब कुछ वटवृक्ष के रूप में सामने आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं समझता हूँ क्लाइमेट एक ऐसा विषय है जरा खुले में जाकर के हम लोग बात करते हैं। If you're ever coming to the United States, I'd love to have you come to Seattle. I'll be happy to come. No, fantastic. Please, Come over yeah. here. Yeah. Is it okay? Yes. Huh? Yes. हाँ। क्लाइमेट को लेकर के हम बात कर रहे थे। भारत, मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम काफी काम, हम न्यूक्लियर के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी मदद मिलेगा, एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से एक मैसेजिंग होता रहेगा। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. How do you see connecting those? हमारे यहाँ रीयूज, रिसाइकल ये हमारे नेचर में है। अब देखिए ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। Yeah, the innovation both here in India and the world is coming along. Are the goals that we set, staying below 1.5 degrees, we probably will miss that. Even 2 degrees isn't going to be so easy. And the thing you and I really emphasized in Paris is the need for innovation. If the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach, then the adoption will be very good. If it's more expensive, it's not clear who's going to be willing to pay for that. Should the rich countries pay for that? It's not fair to tell India to slow down, building basic infrastructure just because the West had those emissions. But you'll have to have some adaptation because there will be some warming, particularly which farmers will have to take into account. मुझे लगता है कि हमने 2-pronged स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहिए। एक तो है इनोवेशन, और इनोवेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो, नेचर फ्रेंडली कैसे हो, उसमें इनोवेशन हो। भारत ने अभी अपने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशंस के लिए आइए। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए।
1 लाख करोड़ रुपए का जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उस पर आप रिसर्च करिए, इनोवेशन कीजिए, तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित करूँ। लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले, और ये वो लाइफस्टाइल, और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है। और मैं जब लाइफ कहता हूँ तब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल स्वीकार नहीं करते, प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं, तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों न करें, हम नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाए। अब हमारा मुसीबत क्या है, हमारा प्रगति का आंक क्या, तो भाई कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है, कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी वजह। अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए कोशिश करेगा, स्टील कंजम्पशन की कोशिश करेगा, फिर स्टील उत्पादन के लिए लगेगा, तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा। मतलब हमने हमारी सोचने के तरीकों बदलना पड़ेगा। जब सोचने के हमारे पैरामीटर, जिंदगी के पैरामीटर, प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। बिजली कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है, स्टील कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है। Yeah, I've been interested in your discussions about green GDP. Update me on your thinking. मैं तो कहता हूँ दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए कि भाई तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं। हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की। तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूँगा, मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूँगा, मैं इतना पानी बर्बाद करूँगा, मैं ये करूँगा। Now, getting consumers involved in this, where they prefer the product that's the clean product when they're buying a car, when they're buying any product, and changing their food consumption, even if they don't go all the way to be a vegetarian, they can eat less beef and more chicken, or less chicken and more fish. They can moderate a bit, and we know that also has some health benefit as well. Not only that, मैं तो